अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, गज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल पे अभी कुछ देर पहले एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रज़ील रियासत के और नाजायज़ और गासिब रियासत के इंतहाई मकरू इंसान, जिसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करता, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म है इसराइल के नेतन्याहू, उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने गज़ा के लिए 20 निकाती और बाज़ जो इदारे हैं वो 21 निकाती एक अमन मुआहदा वो बता रहे हैं कि उन्होंने पेश किया है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वो 20 निकात या 21 निकात वो मैं आपको मिनवान पढ़कर सुनाऊंगा कि वो क्या क्या निकात हैं जिन पर आज डोनाल्ड ट्रंप ने और गासिब रियासत के वज़ीर आज़म ने एग्री किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को बताया है। एडिशनली इसमें यह बात भी मैं आपको बताऊं कि इन तमाम निकात के ऊपर उन्होंने नाम ले लेकर तमाम मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के, उनके जो वज़ीर आज़म हैं या अमीर हैं या फिर उनके प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम ले लेकर शुक्रिया भी अदा किया और ये बताया डोनाल्ड ट्रंप ने कि इन सब की मुझे हिमायत हासिल है इस माहदे को यहाँ तक लाने में। उसमें टर्की के सदर का ख़ास तौर पर जिक्र हुआ, तैयब एर्दोगान, मिस्र के सदर सीसी, इसी तरह से मोहम्मद बिन सलमान, कतर के अमीर का ख़ास तौर पर जिक्र हुआ। इसके अलावा उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का भी जिक्र किया कि उनकी भी हमें हिमायत हासिल है, इंडोनेशिया के सदर का जिक्र किया और भी बहुत सारे नाम उन्होंने लिए। तो अब जरा उन पॉइंट्स पे आ जाते हैं कि गज़ा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान पेश किया है अमन का, वो प्लान क्या है। इस पर तबसरा, इन प्लान को एक दफ़ा सुन लेते हैं, उसके बाद एक मुख्तसर से तबसरा करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये 20 निकाती प्लान आपके सामने मैं रख रहा हूँ। सबसे पहला नंबर पे जो उन्होंने इसमें पहला नुक्ता है कि गज़ा को एक इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से पाक इलाका बनाया जाएगा जो अपने हमसायों के लिए ख़तरा नहीं होगा। नंबर 2, गज़ा को दोबारा तामीर किया जाएगा ताकि गज़ा के अवाम को फ़ायदा पहुँचे जो पहले ही बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुके हैं। अब ये ज़ाहिर कुर्बानियों का लफ्ज़ उसमें उस तरह से, ये चूँकि ट्रांसलेशन उर्दू की ट्रांसलेशन में कर रहा हूँ, तो उनका जो एज़ इट इज़ मिनवान जो मुआहदा है वो जब सामने आएगा या आप खुद उसके इंग्लिश वर्जन उसका पढ़ लेंगे तो आप उसकी वर्डिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मैं उसका खुलासा मिनवान आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ लफ्ज़ व लफ्ज़ रखने की। नंबर 3, अगर दोनों फरीक यानी फ़लस्तीन इसराइल या फिर हमास और इसराइल इस तजवीज़ पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो जंग फौरी ख़त्म हो जाएगी। इसराइली अफवाज मुतय्यन लाइन तक पीछे हट जाएंगी ताकि यरगमालियों की रिहाई की तैयारी की जा सके। इस दौरान तमाम फौजी कार्रवाइयाँ बशमूल फ़िज़ाई और तोप खाने के हमले मुअत्तल रहेंगे, अलबत्ता महाज कायम रहेगा जब तक मुकम्मल इनखला के हालात पूरे ना हो जाएं। नंबर 4, इस मुआहदे को अवामी तौर पर कबूल करने के 72 घंटे के अंदर अंदर तमाम यरगमाली यानी वो यरगमाली जो इसराइल के हमास के पास मौजूद हैं, जिंदा और जाँ बहक, उनको इसराइल को वापस कर दिया जाएगा। नंबर 5, तमाम यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल 250 वो फ़लस्तीनी कैदी जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं उनके साथ साथ 1700 ऐसे गज़ा के बाशिंदे रिहा करेगा जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किए गए थे, बशमूल तमाम खवातीन और बच्चों के। हर एक इसराइली यरगमाली की लाश के बदले 15 गज़ा के शुहदा की लाशें वापस की जाएंगी। नंबर 6, यरगमालियों की वापसी के बाद वो हमास के अरकान जो पुरअमन बकाए बाहमी को कबूल करें और अपने हथियार डालें उन्हें मुआफ़ी दे दी जाएगी। जो हमास अरकान गज़ा को छोड़ना चाहेंगे उन्हें महफूज रास्ता और कबूल करने वाले ममालिक में जाने की इजाज़त दी जाएगी। नंबर 7, मुआहदे के कबूल होते ही फौरी तौर पर मुकम्मल इमदाद गज़ा में भेजी जाएगी जिसमें बुनियादी ढांचे यानी पानी, बिजली, निकासियाब की बहाली, अस्पतालों और तंदूरों की मरम्मत और मलबा हटाने के लिए ज़रूरी सामान शामिल होगा। नंबर 8, इमदाद की तकसीम और रसाई अक़वाम मुत्तहिदा, रेड क्रिसेंट और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों के जरिए बगैर किसी रुकावट के होगी। रफा क्रॉसिंग दोनों अतराफ के लिए उसी मैकेनिज्म के तहत खोली जाएगी जो 19 जनवरी 2025 के मुआहदे में शामिल थी। ये 19 जनवरी 2025 के जिस मुआहदे का हवाला इस मुआहदे में दिया गया है वो भी तकरीबन इसी तरह की शराइत के साथ था कि जब तक कैदियों की जो है वो तबादला, इतने कैदियों का तबादला होगा तो हम इतने ट्रक भेजेंगे और इसी तरह का कुछ है, कोई मुख्तलिफ नहीं है। तो उसी का हवाला है कि उसी मैकेनिज्म के तहत इस बार भी हम इमदादी सरगर्मियाँ वहाँ पर जारी रखेंगे। नंबर 9, गज़ा को एक आर्जी टेक्नोक्रेट फ़लस्तीनी कमेटी के तहत चलाया जाएगा जो अवामी खिदमात की फराहमी और बल्दियाती उमूर की देखभाल करेगी। ये कमेटी अहल फ़लस्तीनी माहिरीन और बैनुल अक़वामी माहिरीन पर मुश्तमिल होगी जिस पर बोर्ड ऑफ पीस की निगरानी होगी। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है यानी जिसका हवाला यहाँ पे दिया गया है,
इस इदारे की सरबराही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। दीगर आलमी रहनुमाओं बशमूल टोनी ब्लेयर को इसमें शामिल किया जाएगा। ये इदारा गजा की तरक्की और फंडिंग के फ्रेमवर्क्स का तयन करेगा, यहाँ तक कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस्लाहात मुकम्मल करके गजा का कंट्रोल संभालने के काबिल हो जाए। नंबर 10, गजा की तामीर नौ के लिए ट्रंप इकनॉमिक डेवलपमेंट प्लान तश्कील दिया जाएगा, जिसमें मशरिक़ वुस्ता के जदीद शहरों की तर्ज पर तरक्याती मंसूबे तैयार करने वाले माहिरीन शामिल होंगे। इस मंसूबे के जरिए रोजगार और तरक्की के मौके पैदा किए जाएंगे। नंबर 11, एक खुसूसी इकनॉमिक जोन कायम किया जाएगा, जिसमें शरीक ममालिक के साथ तिजारती मराहत तय होंगी। नंबर 12, किसी को भी जबरदस्ती गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जो लोग जाना चाहेंगे वो आजाद होंगे और वापस आने का हक भी रखेंगे। अवाम को गजा में रहने और बेहतर मुस्तकबिल बनाने की तरगीब दी जाएगी। नंबर 13, हमास और दीगर ग्रोहों का गजा की हुकूमत में कोई भी बराह रास्त या बिलवास्ता किरदार नहीं होगा। तमाम अस्करी और दहशतगर्द ढांचे बशमूल सुरंगें और असला बनाने की फैक्ट्रियां तबाह की जाएंगी। नंबर 14, इलाकाई शराकतदार इस बात की जमानत देंगे कि हमास और दीगर गिरोह अपने वादों पर कायम रहें और नया गजा अपने हमसायों या अपने अवाम के लिए खतरा ना हो। हाँ, मैं चाहता था मैं स्मूथली पढ़ दूं, लेकिन क्या करूं, दो बातें मेरे जहन में आ गई अचानक। अब ये सिर्फ गजा से जमानत क्यों मांगी जा रही है कि वो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा ना हो? इसराइल से ये जमानत कौन मांगेगा कि वो फलस्तीनियों के लिए खतरा ना हो? सिर्फ गजा ही को दहशतगर्दों से पाक करना काफी है क्या? जो गजा के साथ एक गासिब रियासत मौजूद है फलस्तीन के साथ, जिसने तकरीबन कोई 87% फलस्तीन हथियाया हुआ है, उस पर कौन चेक रखेगा? और वहां के जो दहशतगर्दी के अड्डे वहां पे मौजूद हैं और दुनिया की सबसे बड़ी और खौफनाक दहशतगर्दी वहीं से होती है, उनको कौन मुनहदिम करेगा? इसकी बात कौन करेगा? यह बहरहाल सवाल है जिसका इस मुआहदे में जिक्र ना है और हो भी नहीं सकता था। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 15, अमेरिका अरब और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर एक आर्जी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन तश्कील देगा, यानी ISF के नाम से ये फोर्स होगी, जो फौरन गजा में तैनात होगी। ये फोर्स फलस्तीनी पुलिस को तरबियत देगी, उनकी मुआवनत करेगी और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में मदद करेगी। नंबर 16, इसराइल गजा पर कब्जा या उसका अपने अंदर इंजमाम नहीं करेगा, बल्कि जैसे ही ISF, वही फोर्स जिसका पीछे हवाला है, वो कंट्रोल संभालेगी, इसराइली फौज मरहलावार इनखला करेगी। अब ये मरहलावार इनखला, आई डोंट नो, सिर्फ एक हिफाजती पट्टी बरकरार रहेगी जब तक गजा मुकम्मल तौर पर महफूज ना हो जाए, और अगर ये सारी जिंदगी समझें कि गजा मुकम्मल महफूज नहीं है तो वो पट्टी बरकरार रहेगी। यही खुलासा है ना। खैर, नंबर 17, अगर हमास इस तजवीज़ को मुस्तरद करती है तो मज़कूरा मनसूबा, यानी अगर हमास ये जो एक मुआहदा है, ये 20-21 नुकाती मुआहदा, इसको मुस्तरद करती है, तो यही मनसूबा उन इलाकों में लागू हो जाएगा जो IDF से ISF को मुंतकिल कर दिए जाएंगे, यानी इसराइली डिफेंस फोर्स से लेकर ISF को ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, इसको मुंतकिल कर दिए जाएंगे। उन इलाकों पर बहरहाल ये एजेंडा लागू होगा। नंबर 18, एक बैनुल मज़ाहिब मुकालमे का अमल शुरू किया जाएगा ताकि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के रवैयों और बयानियों को बदल कर पुरअमन बकाया बाहमी की फिजा कायम की जा सके। नंबर 19, जैसे ही गजा की तामीर नौ और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात आगे बढ़ेंगी, फ़लस्तीनी अवाम के लिए रियासती खुद मुख्तारी और हक के खुद इरादियत की राह हमवार की जाएगी। और नंबर 20, अमेरिका इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान सियासी उफुक पर मुज़ाकरात का आगाज करेगा ताकि पुरअमन और खुशहाल बकाए बाहमी के इम्कानात पैदा किए जा सकें। ये वो 20 निकात हैं जो इस वक्त अल जज़ीरा पे भी चल रहे हैं, हमारे नेशनल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, लेकिन एक 21वां नुक्ता जिसका यहाँ जिक्र ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो गजा के मुताल्लिक नहीं है, तो वो इसराइल के मीडिया हाउसेज हैं, वहाँ पे 21 निकात के साथ ये मुआहदा शेयर किया जा रहा है उनकी वेबसाइट्स पे। और वो 21वां नुक्ता ये है कि इसराइल आइंदा कतर पर हमला नहीं करेगा, और साथ ही साथ कतर और दोहा का जो किरदार है अमन के लिए, जंगों को रोकने के लिए, एक बाहमी अमन की फ़िज़ा कायम करने के लिए, उसको बहरहाल एप्रिशिएट किया गया है, उसकी तारीफ़ की गई है। तो 21वां नुक्ता ये है। तो कुल मिलाकर इस तरह से ये 21 निकात होते हैं। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये बात हमें पता है, हम सबको पता है कि मुसलमान जो है उसको अपनी खैरखाही का सामान खुद ही करना है।
اس کو اپنے لیے راستے خود بنانے ہیں، اپنی منزل کا تعین بھی خود کرنا ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے تگ و دو بھی خود کرنی ہے. کیونکہ جتنا بھی کافر یا یہودی یا عیسائی، یہود و نصارہ وہ ملمہ سازی کر لیں، میٹھے بن جائیں، وہ بہرحال مسلمانوں کے لیے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ہے ان کی، تو یہ معاہدہ صرف ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. اب اس معاہدے کے اوپر کوئی تجزیہ کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کا انتظار کرنا ہوگا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، فلسطینی ہیں، چاہے وہ پی ایل او کی شکل میں ہیں، الفتح کی شکل میں ہیں، یا پھر حماس کی شکل میں ہیں، یا دیگر وہاں پہ جو مختلف تنظیمیں ہیں، ان کا اس پر کیا رد عمل آتا ہے. اور ظاہر ہے ان سب میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل رد عمل بہرحال حماس کا ہوگا، کیونکہ بہرحال ان کی مزاحمت، ان کی قربانیاں وہ بالکل نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہیں کہ وہ اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں. اور جیسے ہی ان کا کوئی رد عمل آئے گا اس کے بعد ہم اس پر مزید کوئی بات کر سکیں گے. اس سے پہلے اس پر کوئی تجزیہ کرنا شاید مناسب بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں جناب شہباز شریف، انہوں نے اس معاہدے کا جیسے ہی اناؤنس ہوا یہ معاہدہ، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، ان کو کہا کہ امن لا سکتے ہیں اس دنیا میں تو وہی لا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. کافی اچھی انہوں نے باتیں کی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ شہباز شریف صاحب کے لیے اچھی باتیں کر رہا تھا، اس لیے شہباز شریف صاحب نے ان کے لیے اچھی باتیں کی. تو یہ کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں ہے. بٹ دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہم سب کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، کسی بھی وابستگی کے بغیر رشتہ ہے، کسی بھی سیاسی پس منظر کے بغیر رشتہ ہے، کسی بھی دنیاوی مفاد سے بہت بڑا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، وہ اسٹیک ہولڈرز اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں. تو جب تک ان کا رد عمل آتا ہے تب تک ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین، اہل غزہ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیں، اور ان کے لیے یہ جو ظلم کا سورج ہے یہ جلد از جلد غروب ہو جائے. یہی دعا ہے پوری امت کی، اور یہی دعا ہماری بھی ہے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.